औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड वेलकम बैक टू lecture number 9 of the course of partial differential equation। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस पे बात की थी। आई थिंक लेक्चर नंबर 6 या लेक्चर नंबर 7 था, जिसमें हमने नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस पे बात की थी। ठीक है, अब हम आज के लेक्चर में नॉन होमोजीनियस जो हीट कंडक्शन इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस मींस के जिसमें सोर्स टर्म भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो आइगन फंक्शन एक्सपेंशन मेथड का जो तरीक़ाकार है उसको अप्लाई करेंगे और नॉन होमोजीनियस हीट कंडक्शन प्रॉब्लम का सलूशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम साइन सीरीज की जो एक्सपेंशन है, हाफ रेंज साइन सीरीज एक्सपेंशन, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जब फंक्शन वन वेरिएबल का हो तो साइन सीरीज किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब फंक्शन टू वेरिएबल्स का हो, स्पेशली वी विल बी इंटरेस्टेड इन अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, एंड द साइन सीरीज एक्सपेंशन फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड का तरीका जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज होता है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो नॉन होमोजीनियस पीडीई है वो कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। We will also combine the expansion, the sine series expansion technique to construct the eigenfunction expansion method। eigenfunction expansion method का जो तरीक़ाकार है वो साइन सीरीज के जो टू वेरिएबल एक्सपेंशन है उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे eigenfunction expansion मेथड के तरीके के लिए। ठीक है, और फिर ये जो तरीक़ाकार बनेगा eigenfunction expansion मेथड, इस तरीके को अप्लाई करेंगे नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम्स पे। मींस के ऐसा हीट कंडक्शन इक्वेशन जिसमें सोर्स टर्म भी इन्वॉल्व हो। तो साइन सीरीज एक्सपेंशन पे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने हीट कंडक्शन इक्वेशन सॉल्व किए थे या हमने वेव इक्वेशन सॉल्व किए थे तो हमें इस तरह के एक्सप्रेशन हमने यूज किए थे। जो हीट कंडक्शन इक्वेशन का जो सोल्यूशन है जिसमें कांस्टेंट ए एन थे, तो ए एन डिपेंड थे 2 डिवाइड बाय एल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स और एल। ठीक है, असल में कॉन्सेप्ट ये है इसका कि कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूस हो 0 एल पे, तो उसी फंक्शन को साइन की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, यानी हर एक फंक्शन में जो फ्रीक्वेंसीज है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, साइन की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी फंक्शन को हम उसके साइन सीरीज एक्सपेंशन में लिखेंगे, अगर किसी फंक्शन को हम उसके साइन सीरीज एक्सपेंशन में लिखेंगे तो f1 is the amplitude of sin pi x। sin pi x 0 to l इंटरवल पे हाफ सर्कल मींस हाफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, तो sin 2 pi x 0 और l पे 1 कंप्लीट यानी साइकिल कंप्लीट कर देता है। तो 0.5 फ्रिक्वेंसी वाली सिग्नल की एम्पलीट्यूड है f1, 1 फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल की एम्पलीट्यूड है f2। इस तरह 1.5 फ्रिक्वेंसी की जो सिग्नल इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स में इन्वॉल्व है उसकी एम्पलीट्यूड है f3। सेम टू सेम अगर कंटिन्यूसली हम इस तरह एफ एन की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो एफ एन हमें रिप्रेजेंट करेगा जो एम्पलीट्यूड्स है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि ये एफ एन सारे कांस्टेंट होते हैं, और उसका आइडिया हम इस इंटीग्रल से लगा सकते हैं कि ये इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स
और जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है तो वो फाइनाइट है 0 to L। तो ये इंटीग्रल जो भी होगा लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। साइन पाई एक्स, साइन 2 पाई एक्स, इनको जरा एक नजर देख लेते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन पाई एक्स, ठीक है। 0 से लेकर L तक, L मैंने 1 फिक्स किया हुआ है, 0 से लेकर L तक, 0 से लेकर 1 तक साइन पाई एक्स हाफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब यह है कि साइन पाई एक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.5 है, ठीक है। साइन 2 पाई एक्स की फ्रीक्वेंसी है 1, क्योंकि ये 0 to L 1 कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर देता है। इस तरह साइन 3 पाई एक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1.5, साइन 4 पाई एक्स की फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक है। तो f1 मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई एक्स और L ये बनेगा हाफ फ्रीक्वेंसी का f1 एम्पलीट्यूड, ठीक है। इस तरह 1 फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा f2, 1.5 फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा f3। तो f1, f2, f3, fn, these represents the amplitudes of different frequencies which occurs in the capital F of x, okay। अब स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ऐसा हो जो x और t दो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट हो, तो इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं साइन हाफ रेंज साइन सीरीज एक्सपेंशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट बनेंगे f1, f2, f3, इसके बाद कांस्टेंट नहीं बनेंगे लेकिन फंक्शंस बनेंगे जो t पर डिपेंडेंट फंक्शंस होंगे, ठीक है। और उसका आइडिया हम यहाँ से लगा सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है x और t का, ये x का फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है फ्रॉम 0 to L। तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो टाइम पे डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब इसको हम इस तरह विजुलाइज कर सकते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड है हाफ फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल का, ये एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंडेंट है, मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरह 1 फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। सो अगर फंक्शन 1 वेरिएबल का हो तो जो एम्पलीट्यूड हमें मिलते हैं fn वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहते हैं। अगर फंक्शन 2 वेरिएबल का हो तो एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ये भी एक आइडिया मिलती है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई दो वेरिएबल का फंक्शन हमें दिया गया हो और हमसे कहा जाए कि इस फंक्शन को साइन की हाफ रेंज साइन सीरीज एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट कर ले, तो इस फंक्शन को हम डायरेक्टली इस तरह लिखेंगे f1 साइन पाई एक्स और n प्लस f2 साइन 2 पाई एक्स और l प्लस f3 अप t साइन 3 पाई एक्स और l अप टू इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट समेशंस है, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट समेशंस तो पॉसिबल नहीं होते, प्रैक्टिकल यूज के लिए हम इससे जिन्हें m टर्म अप्रॉक्सीमेशन हम इस दो वेरिएबल के फंक्शन के कर सकते हैं। अगर इस तरह की अगर इस तरह की रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड हो तो ये कांस्टेंट जनरेट करने का फार्मूला हमारा होगा fn ऑफ t is equal to 2 divided by L integral from 0 to L the function of two variable multiplied by sin n pi x और l dx। इस रिलेशन से हम ये सारे जो कोएफिशिएंट्स है वो कलेक्ट करेंगे, टाइम डिपेंडेंट कोएफिशिएंट कलेक्ट करेंगे। अब आते हैं नॉन होमोजीनियस हीट कंडक्शन प्रॉब्लम पे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो पीडीई है वो इस तरह है कि ut इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर u डबल एक्स प्लस कैपिटल F ऑफ एक्स टी। द कैपिटल F ऑफ एक्स टी इज द हीट सोर्स डेंसिटी, ओके। अल्फा स्क्वायर इज द डिफ्यूजिव कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है c रो ओवर k, ठीक है। स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी डिवाइड बाय थर्मल कंडक्टिविटी। Both the ends of the rod are fixed at 0 temperature. U at 0 t is equal to 0 and U at L t is equal to 0। अच्छा, अभी फिलहाल हम जो होमोजीनियस बाउंड्रीज है मींस के
एक एंड पे भी जीरो टेम्परेचर और दूसरे एंड पर भी जीरो टेम्परेचर। इस पे इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। तो जो नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम्स है, तो उस पे जो प्रीवियस हमारा टेक्निक है, जब हम नॉन होमोजीनियस बाउंड्रीज को होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं, वो तरीका अप्लाई करके फिर हम नॉन होमोजीनियस को भी टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी डिस्कशन होगी नॉन होमोजीनियस पीडीईज प्लस होमोजीनियस बाउंड्रीज कंडीशन। और राड की जो इनिशियल हीट एनर्जी है वो अज्यूम कर ले के एफ ऑफ एक्स की इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पर दो क्वांटिटीज है, एक कैपिटल एफ ऑफ एक्स विच इज द हीट सोर्स डेंसिटी एंड वन इज द स्मॉल एफ ऑफ एक्स विच इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रॉड. So we will assume that the solution of this problem exists in this shape. क्यों इस तरह की शेप में एग्जिस्ट होगा? जो हमारा होमोजीनियस पीडीज था, तो उसका अगर सोल्यूशन हम देखते हैं तो वो सोल्यूशन होता समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी a n मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय sin n पाई x और l. ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो एक नई क्वांटिटी है, जो हीट सोर्स जिसे हम कहते हैं, वो एड अप हो रही है डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट एस्टिमेट्स के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो x वाला पार्ट है वो सेम रहेगा और जो टाइम पर डिपेंडेंट पार्ट है वो हो सकता है डिफरेंट हो। तो जनरली हमने जो टाइम पे डिपेंडेंट पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर लिया टी एन ऑफ टी। अभी तक अननोन है टी एन ऑफ टी। ठीक है, दूसरी ये भी एक कंक्लूजन हो सकती है कि ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन हमारा ये दो बाउंड्री कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है और उसकी रीजन ये साइन एन पाई एक्स और एल है। ठीक है, so the capital Tn of t is up to now unknown. Our objective is to find the Tn of t. अगर Tn of t ये सारे फंक्शंस हमें मालूम हो जाए तो हम फिर उससे सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग द फाइनल इक्वेशन। ओके, तो अगर u इसी शेप में होगा तो u का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव होगा समेशन इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी t डैश एन ऑफ t एंड द function which depends on x remains constant. The second derivative of u with respect to x is minus n pi over l whole square. This is the constant of differentiation. ठीक है, साइन का डेरिवेटिव है cos, cos का फिर माइनस साइन, तो ये माइनस सेकंड डेरिवेटिव के साइन से आ रहा है और इस तरह जो इंटरनल आर्गुमेंट के साथ जो कांस्टेंट है टू टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है तो टू टाइम्स वो जाके मल्टीप्लाइड होगा तो n पाई ओवर l होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव की एस्टीमेट हो गई। अच्छा, लेक्चर के स्टार्ट में हमने टू वेरिएबल्स के फंक्शन को साइन सीरीज में एक्सपेंड करने का तरीका सीख गया था। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स टी को हम उसके साइन सीरीज के इक्विवेलेंट शेप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम उसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एफ एन ऑफ टी का जो तरीकाकार है कैलकुलेशन का, वो आपने ये फार्मूला यूज करना है इसके लिए। ठीक है, अब सारी एस्टिमेट्स हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना है, इन सारे एस्टिमेट्स को सब्स्टिट्यूट करना है मेन जो नॉन होमोजीनियस पीडी है उसमें। यूटी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, यूएक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, कैपिटल एफ की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन मिलेगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूटी। ठीक है, टी डैश आपको नजर आ रहा है माइनस इंटू अल्फा स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ यू डबल एक्स प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स टी। The term sin n pi x or l is throughout constant. ठीक है, we can rearrange and cancel that one. तो अगर हम फॉर एग्जांपल इस sin n pi x और l को कैंसिल करते हैं थ्रू तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा t डैश n ऑफ t प्लस अ कांस्टेंट अल्फा n pi और l होल स्क्वायर t n ऑफ t माइनस f n ऑफ t अननोन फंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें ये कांस्टेंट है, ये भी नॉन फंक्शन है। ठीक है, अननोन फंक्शन इसमें है टी एन ऑफ टी।
ठीक है, तो ये इस तरह के का इक्वेशन है y प्राइम प्लस सी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो इसको आप यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो तरीकाकार है उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो तरीकाकार है उस पे सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन हमारा इसी शेप में हो, u of xt is equal to summation is equal to 1 up to infinity tn of t sin n pi x और l। तो ये बाउंड्री कंडीशंस और ये इनिशियल कंडीशन, इन दोनों का क्या स्टेटस होगा। ठीक है, तो पहली बाउंड्री है u एट 0 एट x इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल टाइम t इज इक्वल टू 0। दूसरी बाउंड्री पे कंडीशन है u एट l टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है u का एस्टिमेट, इसमें हमने x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये 0 के इक्वलेंट था तो 0 के इक्वलेंट कर दिया। ठीक है, इस तरह एट एक्स इज इक्वल टू एल यू ऑफ टी एल टी की वैल्यू है 0, तो ये एस्टिमेट भी 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन से कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता। साइन 0 भी 0 है, साइन एन पाई भी 0 है। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0, टी एन ऑफ टी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, u एट x एंड टाइम t इज इक्वल टू 0, जो इनिशियल हमारी कंडीशन थी, अगर टाइम को हम 0 फिक्स कर ले तो जो u है वो हमारा इक्वलेंट है पाई ऑफ x के। ठीक है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रॉड। तो इससे इसको अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये है फंक्शन ऑफ x जो कि एक नॉन फंक्शन है, रॉड का जो इब्तिदाई टेम्परेचर है वही है। ठीक है, इसी फंक्शन को वन वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसको साइंस के हाफ हाफ रेंज साइन सीरीज एक्सपेंशन ही है उनका। तो ये एक्सपेंशन हमने स्टडी किया हुआ है। इस एक्सपेंशन से अगर हम ये टी एन ऑफ 0 ये वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहे तो ये डायरेक्टली जो 2 ओवर एल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल पाई ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स और एल डी एक्स, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टी एन ऑफ टी के बारे में हमें दो एस्टिमेट पता चल गई। पहली एस्टिमेट है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये पता है कि टी एन ऑफ टी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो है टी एन ऑफ 0, यानी 0 पे जो टी की वैल्यू है वो वैल्यू है इस इंटीग्रल से डिपेंड है 2 ओवर एल। ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा ए एन से, क्योंकि फाइनाइट क्वांटिटी है, कैलकुलेट हो सकती है। तो टी एन ऑफ 0 इज इक्वल टू ए एन, इस तरह एक्सप्रेस कर लेंगे। तो ये हमारे साथ इस तरह का इक्वेशन बनता है y प्राइम प्लस सी वाई इज इक्वल टू एफ वाई एट 0 इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, तो ये हमारा ओडी हो गया और ये हो गए हमारे इनिशियल कंडीशन। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तरीका अप्लाई कर ले। टी एन ऑफ टी इज इक्वल टू ए एन ई पावर एन पाई अल्फा ओवर एल होल स्क्वायर टी प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी ई पावर माइनस। ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो दूसरी साइड था, इस साइड पे आ गया, टी माइनस टाउ एफ ऑफ टाउ डी टाउ। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तरीका अगर हम इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई कर देते हैं तो सोल्यूशन हमें इसी शेप में आराम से मिल जाएगा। सोल्यूशन में दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी है ए एन जो डिपेंड है इसी एक्सप्रेशन से 2 और एल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल फाई एक्स साइन एन पाई एक्स और एल डी एक्स से। दूसरी वैल्यू है एफ एन ऑफ टाउ। एफ एन ऑफ टाउ हीट सोर्स डेंसिटी के कोएफिशिएंट्स है जो टाइम पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये एफ एन ऑफ टाउ कैलकुलेट करेंगे इसी रिलेशन से। अब हमने अज्यूम किया हुआ था कि हमारा सोल्यूशन यू है समेशन एन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी टी एन ऑफ टी साइन एन पाई एक्स और एल। तो स्टूडेंट्स सिंपली आपने इस टी एन ऑफ टी का ये एस्टिमेट यहाँ पर लाकर सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो किस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, समेशन एन इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी
ए एन ई पावर एन पाई अल पावर एल होल स्क्वायर टी मल्टीप्लाइड बाय साइन एन पाई एक्स और एल, एक समेशन बनेगा प्लस दूसरा समेशन बनेगा टी एन की जगह ये इंटीग्रल वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये रहा पहला टर्म सॉल्यूशन का और दिस इज द सेकंड टर्म ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम जो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया था, कंसिडर कर लिया था, उसका सोल्यूशन अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो उसका सोल्यूशन इसी फार्मूले से कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, इसको यूज करने के लिए मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ। ठीक है, यू टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर यू डबल एक्स प्लस टी। जो हीट सोर्स डेंसिटी है वो है एक्स प्लस टी। ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स टी is x plus t, very simple function. U at 0t is equal to 0, U at 2t is equal to 0, 0 पर भी कंडीशन 0 और एट एल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 पे भी कंडीशन 0। एक आइडिया यहाँ पर ये भी लगाया जा सकता है कि रॉड का लेंथ है 2 यूनिट्स। नेक्स्ट वन, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आपके साथ कोई और भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस पे जो आइगन फंक्शन एक्सपेंशन का तरीका है, जो सोल्यूशन है उसको अच्छा, इस प्रॉब्लम का फर्स्ट 5 टर्म सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेट करना है। पहले सोल्यूशन के पहले 5 टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इसका मतलब है कि 5 टर्म्स इसमें से कैलकुलेट करने हैं और 5 टर्म्स इसमें से कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को, इसी सोल्यूशन को अगर इसका मैं ट्रंकेटेड शेप लिखूंगा तो वो इस तरह होगा, n is equal to 1 up to 5 a n e power n pi l power l whole square t sin n pi x over l। इस तरह दूसरा टर्म sin n pi x over l multiplied by the integral this one। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट करनी है? अननोन क्वांटिटी है ए एन, ए एन का फार्मूला हमें पता है, पहले ए एन को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एफ वन ऑफ टी, एफ टू ऑफ टी, एफ थ्री ऑफ टी, एफ पाई ऑफ टी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे तो फिर उसमें टी की जगह टाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एफ एन ऑफ टाउ है। ठीक है, टाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाइड करके इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू टी विद रिस्पेक्ट टू टाउ। तो जो रिजल्टेंट फंक्शन बनेगा वो टी का फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो अगर हमें ए एन मालूम हो जाए और ये एफ एन ऑफ टाउ मालूम हो जाए तो हम सोल्यूशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ए एन का जो रिलेशन है वो है 2 over l integral from 0 to l, here the value of l is 2, pi x which is the initial temperature, sin n pi x over l which is l is 2 dx। a n का ये फार्मूला है। इस तरह f n of t का जो फार्मूला है वो है 2 divided by l। 2 और 2 मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि क्यों कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ठीक है, तो 0 to 2 capital F of xt, the heat source density, multiplied by sin n pi x over l dx। a n will be calculated from the first relation, f n of t will be calculated from the second relation। n is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करके ये इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, a1 कहलाएगा। n is equal to 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, n will calculate this integral, the result will be a2। ठीक हो गया? सो a1 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। ये इंटीग्रल कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आ रही -1.0320। द वैल्यू ऑफ a2 is 0। ठीक है, ये इंटीग्रल कैलकुलेट करने के बाद ऑटोमेटिकली, अच्छा इस इंटीग्रेशन की जो डिटेल्स है वो मैंने स्किप कर लिए है, बल्कि ये इंटीग्रल्स मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं मैटलैब से। आप बाई हैंड कैलकुलेशन कर सकते हो या कोई और सॉफ्टवेयर, मोबाइल में कोई भी तरीका हो इंटीग्रेशन का तो वो आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। द थर्ड कांस्टेंट a3 is integral from 0 to l
pi of x sine 3 pi x over L dx. So its value is minus 0.0382. The value of a4 is again 0 and the value of a5 is minus 0.0083. Clear? So basically these are the first 5 values of a n. तो ये जो टर्म है ये टर्म तो हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, अब ये एफ एन ऑफ टी की तरफ जाते हैं। f1 of t is equal to integral from 0 to L capital F of xt sin 1 pi x over L dx। सो इसकी वैल्यू आ गई मेरे साथ 4 into t plus 1 divided by 5। f2 of t की वैल्यू आ गई माइनस 2 over pi। f3 of t की वैल्यू आ गई माइनस 4 t plus 1 divided by 3 5। ठीक है, इस तरह f4 की वैल्यू आ गई माइनस 1 over pi। ये इंटीग्रेशन सारे कैलकुलेट कर लिए मैंने, तो ये वैल्यू आ गई। f5 ऑफ t की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, ये f5 f1 ऑफ t f2 ऑफ t फंक्शन ऑफ t है, तो t में हमने क्या करना है, टाउ सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, इसमें t की जगह टाउ सब्स्टिट्यूट कर दे और वो जो इंटीग्रल का टर्म है e पावर माइनस पाई ओवर 2t माइनस टाउ डी टाउ। हाँ, तो पहला जो टर्म है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया b1 ऑफ t से। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ना, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ दिस थिंग, तो ये टाइम पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो पर n इज इक्वल टू 1 जो क्वांटिटी है उसको b1 कह देंगे, b2 b3 b4। ठीक है, तो b1 ऑफ t f1 ऑफ t में हमने t की जगह टाउ सब्स्टिट्यूट कर लिया, करस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाइड कर लिया और इंटीग्रेट कर लिया फ्रॉम 0 टू t। तो ये रिलेशन मुझे मिल गया 5.093t प्लस 0.309 e पावर माइनस दिस थिंग। ठीक है, फंक्शन ऑफ t। b2 ऑफ t की वैल्यू आ गई है, इस तरह b3 ऑफ t में आपने क्या करना है, f3 में t की जगह टाउ सब्स्टिट्यूट कर ले और करस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाइड करके इंटीग्रेट कर ले फ्रॉम 0 टू t, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह b4 की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट की और b5 ऑफ t की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट की। ठीक है, तो ये इस तरह की वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है फाइनल सोल्यूशन में। तो u x t इज इक्वल टू a1 और e पावर 1 पाई ओवर 2 होल स्क्वायर t साइन 1 पाई x और l प्लस यहाँ पे वो जो दूसरा टर्म था a2, वो क्योंकि 0 है तो वो खत्म हो गया, माइनस दिस टर्म a3। हाँ, और मल्टीप्लाइड बाय द टर्म करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 3। इस तरह a4 भी 0 और a5 वाला टर्म आ गया है। तो ये सोल्यूशन का पहला जो पार्ट है वो बन गया। ठीक है, अब b1 ऑफ t को हमने मल्टीप्लाइड कर लिया साइन 1 पाई x और l से। सोल्यूशन का जो सेकंड पार्ट है b2 ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 पाई x और l, b3 ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय साइन 3 पाई x और l, b4 ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय साइन 4 पाई x और l, b5 ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय साइन 5 पाई x और l। ठीक है, so this is the 5 term approximate solution of the non-homogeneous heat conduction problem, where the heat source density is given by x plus t and the initial temperature of the rod is x square minus 2x। तो आई होप सो कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा जो एगन फंक्शन एक्सपेंशन का जो तरीक़ाकार है। ठीक है, तो इस पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह आप लोग भी प्रैक्टिस कर ले, तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे आगे के क्या कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई करूं सबके आंसर्स के। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।